बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब तक हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर तक पढ़ लिया है। आज हम लोग एक टोटली न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, एक बात आपको मैं बताता चलूं कि जितने भी हमने 9th क्लास में और 10th क्लास में अब तक जो चैप्टर्स पढ़े हैं, ये चैप्टर उन सब से डिफरेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि चार्जेस की स्टडीज़ को डील करता है। ठीक है, तो बच्चों आपको मैं बताता चलूँ कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ेंगे कि चार्ज प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इनको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन से कैसे पैदा कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम वैसे तो डिटेल वाइज पढ़ेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है जो कि चार्जेस को डिटेक्ट करता है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लॉ है कूलम्ब्स लॉ, वो भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वोल्ट को डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जो भी हमारे पास हैज़र्ड्स हैं वो पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और उनके डिफरेंट कम्बिनेशंस पढ़ेंगे। तो एक्चुअली बच्चों ये चैप्टर जो है काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित होगा, क्योंकि ये कुछ नई चीज़ें लेके आएगा जो आपने अब तक 9th या 10th वाली फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। यानी कि ऐसे डिवाइसेस के बारे में भी आप पढ़ेंगे जो आप घर में कॉमनली यूज़ करते हैं और उनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। In this chapter, we will describe different properties of static charges such as electric force, electric field, and electric potential. We will also discuss some uses and safety measures of static electricity. The study of charges at rest is called electrostatics or static electricity. तो बच्चों ये जो हमने लाइंस पढ़ी हैं इनमें ये बताया गया है कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पर एक डेफिनेशन भी बता दी गई है। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके जहन में रहना चाहिए कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन बन चुकी है बच्चों, ये बन चुकी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, ऊपर हमें जो बताया गया है वो ये है कि चार्जेस एट रेस्ट, स्टैटिक चार्जेस। अभी आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़े जाने, यानी कि चार्जेस जो मूव ना कर रहे हों, यानी कि करंट नहीं। करंट तो हमारे पास मूव करता है ना, तो ये हम रेस्ट वाले चार्जेस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। If we run a plastic comb through our hair and then bring it near small pieces of paper, the comb tracks them. Similarly, amber बेटा एक खास मटेरियल है, when rubbed with silk, ठीक है, attracts the small pieces of paper. This property of attraction or repulsion between substances is due to electric charges they acquire during rubbing. बच्चों एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अभी तक हमने ये कोई डेफिनेशन नहीं है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। ठीक है, ऐसा नोट किया गया कि आप लोग ऐसी जगह से ही डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन बना लेते हैं। डेफिनेशन हमें बाद में प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अभी ये बताया क्या गया कि अगर हम किसी भी प्लास्टिक के कंघे को अपने बालों में अगर कुछ देर के लिए फेरते हैं और फिर उनको कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो वो उनको अटैक कर सकता है। बच्चों ये आपने वैसे खुद भी कई बार किया होगा, क्योंकि ये एक किस्म का बच्चों का खेल भी है, हम ऐसा करते रहते हैं अक्सर। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली ये चार्जेस की प्रोडक्शन ही है जो इन पीसेस ऑफ पेपर और उनको आपस में क्या रखती है, अट्रैक्ट करती है या अटैच करती है। वो कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। अब ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि न्यूट्रल बॉडी कौन सी बॉडी होती है। न्यूट्रल बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, चार्ज का मतलब बेटा ये होता है कि या तो प्रोटॉन्स की एक्सेस, यानी कि न्यूट्रल से कुछ ज़्यादा प्रोटॉन हो जाना, या फिर प्रोटॉन्स की कमी, या फिर हम उनको इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी या फिर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी। ठीक है, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। अभी आप सिंपल ये समझ लें कि अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन या तो नॉर्मल से ज़्यादा हो गए हैं या नॉर्मल से कम हो गए हैं तो उस पर चार्ज आ जाएगा। यही बात आप प्रोटॉन्स के लिए भी कह सकते हैं।
द फॉलोइंग एक्टिविटीज शो दैट वी कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू प्रोसेस ऑफ रबिंग। ठीक है, अब हम दो डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले हमें बस सिंपली बताया गया है कि ये पेपर है, ठीक है, प्लास्टिक रॉड है, दूसरी रॉड में है जब ये एक दूसरे को करीब लेके जाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट। इसी तरह आप ये इस लकड़ी की छोटी तीलियों के ज़रिए भी ऐसा कर सकते हैं, अक्सर आपने ऐसा शायद किया भी होगा। तो हम एक्टिविटी 13.1 पढ़ते हैं। टेक अ प्लास्टिक रॉड, रब इट विद फर, फर कहते हैं बच्चों ऊन को, एंड सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली बाय सिल्क थ्रेड। Now take another plastic rod and rub it with fur and bring near to the suspending rod. We will observe that both rods will repel each other. It means during the rubbing both rods will were charged. ठीक है, अगर ये एक दूसरे को रब कर रही हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे से दूर कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों पर चार्ज तो आया है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक्टिविटी 13.2। नाउ टेक अ ग्लास रॉड and rub it with silk and suspend horizontally. When we bring the plastic rod rubbed with fur near to the suspended glass rod, we observe that both rods attract each other. ठीक है, अब बच्चों एक को सिल्क से किया, दूसरे को फर से। यहाँ पर हमने दोनों को फर से किया था, इसलिए दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे को रिपेल। अब एक को डिफरेंट मटेरियल से किया, दूसरे को डिफरेंट से, अब वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब हमें पता चला कि इस केस में दोनों पर चार्ज तो है, लेकिन पहले वाली जो एक्टिविटी है उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इन सेकेंड एक्टिविटी रॉड्स आर अनलाइक, अब वो एक जैसी नहीं है, एंड देयर अट्रैक्शन इम्प्लाइज दैट चार्जेस ऑन टू रॉड्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड बट ऑफ डिफरेंट और अपोजिट नेचर। अब दूसरी एक्टिविटी से हमें पता ये चला है कि इस केस में जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं उनकी नेचर क्या है, एक दूसरे से अपोजिट। अब हम इन सारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सिंपल वर्डिंग में। द अपोजिट चार्जेस आर कन्वेंशनली कॉल्ड पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अभी जो हमने दूसरी एक्टिविटी में पढ़ा कि कोई दो अपोजिट किस्म के चार्जेस पैदा हुए हैं, तो हमने उनको रिवायत के तौर पर एक को पॉजिटिव कह दिया, एक को नेगेटिव कह दिया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग, रबिंग कहते हैं बच्चों एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर रगड़ खाना, फ्रिक्शन पैदा होना। नेगेटिव चार्जेस इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, असल में जब चीज़ें आपस में रगड़ खा रही होती हैं तो एक से नेगेटिव चार्ज दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आपको बच्चों एक बात बहुत गौर से सुनिए कि ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जब हम किसी चीज़ को दूसरी के ऊपर रब करेंगे तो आपको पता है बच्चों के किसी भी सरफेस के एक्सटर्नल एटम्स के जो वैलेंस शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं। ये आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, उनको बाहर से एनर्जी देकर उस शेल में से निकाला जा सकता है। अब जब हम रबिंग कर रहे होते हैं तो एक्सटर्नल एटम्स के जो वैलेंस शेल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र। अब जिस मटेरियल में ट्रांसफ़र हुए उन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, एक्सेस। और जिस मटेरियल में से ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा रह गए, उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बच्चों ये एक बहुत अहम कंसेप्ट है जो आपने लाजमी याद रखना है ताकि आपको पता चल जाए चार्ज बेसिकली होता क्या है। चार्ज एक्चुअली या तो इलेक्ट्रॉन्स की आप प्रेजेंस कह सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी जगह से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएंगे, होगा दोनों केसेस में चार्ज। बस एक में जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी कंक्लूड दैट चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अनदर ऑब्जेक्ट। तो अभी आपने समझना है एक बात को, ये हम मैग्नेट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट, जिसे हम चार्ज कहते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर हम दो मुख्तलिफ चार्जेस को एक दूसरे के साथ रब करें तो उन दोनों के ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस पैदा होंगे। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी कि लाइक से मुराद ये है कि चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, लेकिन अगर दोनों एक जैसे होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर वो अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, तो फिर हमेशा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। रिपल्शन
शो टेस्ट कैसे हो सकता है? अगर एक बॉडी है उसके ऊपर कोई चार्ज है, उसी तरह का और चार्ज लेके दोनों को एक दूसरे के करीब लाएं तो क्या करेंगे? रिपेल। तो उस समय ये पता चल जाएगा कि दोनों पर चार्ज है। अगर चार्ज नहीं है तो कोई रिपल्जन वगैरह नहीं होगी। तो इस चीज़ को हम एक टेस्ट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हमने इन एक्टिविटीज़ को सिर्फ इसलिए याद रखना है कि हमारे जहन में रहे चार्ज किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, फिर अगर हमसे पूछे जाए तो हम उनको अपनी वर्डिंग में बता सकें कि चार्ज किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और चार्ज की जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो हमने ये पढ़ी हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। ये शॉर्ट में भी हम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये डिफरेंट मटेरियल के बारे में बताया गया है कि वो जो चार्ज पैदा करते हैं, ठीक है, किस तरह करते हैं। और कैट की स्किन पर अगर करें तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और लेड के साथ करें तो नेगेटिव। ये मटेरियल्स दिखाए गए हैं, ये आपने अपने ध्यान में रखने हैं। अब सेल्फ असेसमेंट को भी हम कर लेते हैं। डू यू थिंक अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ विल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क? एक्सप्लेन। यस, क्योंकि बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से दूसरी तरफ गए हैं उतने ही वहां पर क्या बन गए होंगे? होल। मसलन अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स उधर गए हैं तो उधर पीछे 10 पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा और आगे 10 नेगेटिव। ठीक है, ये सिंपल है, तो हम कहेंगे इनका सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। व्हाट वुड हैपन इफ न्यूट्रल ग्लास रॉड इज ब्रॉड नियर अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड? बच्चों ये वैसे इसके बारे में हम वैसे डिटेल्स नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जी, बिल्कुल वो उसको अटैक कर लेगी, क्योंकि आगे इंडक्शन वाला प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमें इसी क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करके बता देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो मुराद ये है कि रुके हुए चार्जेस की वजह से इंडक्शन होना। इंडक्शन होता है कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ के ऊपर कोई भी इफेक्ट आ जाना। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्टिविटी के ज़रिए। 13.3 एक्टिविटी हम पढ़ने लगे हैं। इफ़ वी ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, बोथ रॉड अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम एक प्लास्टिक रॉड को एल्यूमिनियम रॉड के करीब लेके आए, दोनों पर चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, चार्ज है, ठीक है, और दूसरी न्यूट्रल है। प्लास्टिक रॉड क्या थी? चार्ज थी, दूसरी न्यूट्रल थी। ये अट्रैक्ट करना शुरू हो गया। अब आपके जहन में आया होगा कि एक तो अनचार्ज है यानी कि न्यूट्रल है, फिर कैसे हो गया? जी बिल्कुल, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। दिस अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज एंड अनचार्ज rods shows as if both rods have unlike charges, but this is not true। ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्शन की वजह से हमें अंदाजा हो कि शायद दोनों में अपोजिट चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो न्यूट्रल थी। चार्ज प्लास्टिक रॉड produces displacement of positive and negative charges on the neutral aluminum rod, which is the cause of attraction between them, but total charge on the aluminum rod is still zero। It implies that attraction is not शो टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। यहाँ से हमें पता चला कि अट्रैक्शन जो है वो शो टेस्ट नहीं है, रिपल्शन शो टेस्ट है। द अबव एक्टिविटी शोज अ फिनोमेना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन बिलो। अभी बेटा हमने इसमें से कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी, आपने यहाँ से डेफिनेशन कोई भी नहीं उठानी। मैं आपको ये अब सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो रॉड है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद होते हैं, ऐसे है ना। जब भी कोई न्यूट्रल रॉड होती है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद होते हैं। जब हम यहाँ पर नेगेटिव को करीब लेकर आए, इस नेगेटिव ने यहाँ पर मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एंड पर क्या कर दिया? पुश, क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। और यहाँ पर मौजूद जितने भी प्रोटॉन थे उनको अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट। अट्रैक्शन था, यहाँ पर कौन सा चार्ज हो गया? सारा पॉजिटिव। ये इस पर तो पहले ही नेगेटिव था, अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सारे इसमें पहले ही नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते तो फिर तो रिपल्शन होती, तो उससे हमें शॉर्ट टेस्ट हो जाता कि दोनों में क्या है? चार्ज है। लेकिन इस केस में पहली बॉडी पर चार्ज नहीं है, फिर भी अट्रैक्शन हो रही है। इसका मतलब है अट्रैक्शन जो है वो शोर टेस्ट नहीं है किसी भी बॉडी पर चार्ज के होने का। ठीक है, अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं एक नई एक्टिविटी के जरिए। 13.4 ब्रिंग टू मेटल स्फेयर्स ए एंड बी एंड फिक्स दैम ऑन इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, दो हम स्फेयर लेके आए हैं इस तरह के। ठीक है, ये नीचे जो स्टैंड है ये क्या है? इंसुलेटेड है। ये आप लकड़ी का समझ सकते हैं इनको, या प्लास्टिक का, जिस पर चार्ज ट्रांसफर ना हो सके। ठीक है, इंसुलेटेड मटेरियल हो सकता है कोई भी। ओके, इन ए और बी सच दैट दे टच ईच अदर एज शोन इन फिग ए। ये एक दूसरे क्या करें? टच। नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर स्फेयर ए। ए के करीब लेकर आ जाए पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड इट एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट। रॉड ने क्या किया, नेगेटिव चार्जेस अपनी तरफ खींच लिए और पॉजिटिव चार्जेस अपने से दूर फेंक दिए। यहाँ पर ये क्लियर नज़र भी आ रहा है। नेगेटिव चार्जेस विल अपीयर ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ द स्फीयर ए विच इज क्लोज टू द रॉड। नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आ गए, बट पॉजिटिव चार्जेस विल अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्फीयर बी। स्फीयर बी के राइट पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। नाउ सेपरेट द स्फीयर्स व्हाइल रॉड इज स्टिल नियर द स्फीयर ए। रॉड को भी करीब रहने दें, लेकिन इन दोनों को दूर कर दें। इससे क्या होगा, ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये इसी में रह जाएंगे और नेगेटिव इसी में रह जाएंगे। ठीक है। नाउ इफ यू टेस्ट द टू स्फीयर, अब इनको किसी भी तरीके से चेक करें, बेशक आप रिपल्शन से चेक करें, बेशक ट्रैक्शन से, आपको पता चल जाएगा कि दोनों पर डिफरेंट चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है। आफ्टर रिमूविंग द रॉड चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जैसे ही हमने इसको दूर किया इस रॉड को, तो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इनके बराबर बराबर जगहों पर पहुंच गए हैं। ठीक है। ये देखिए बच्चों, लाइक चार्जेस थे और ये अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। बच्चों एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि टोटल चार्ज जो है इस केस में क्या रह गया, इस एक्टिविटी में आपको बताने वाला था कि टोटल चार्ज ऑन द एल्यूमिनियम रॉड इज स्टिल जीरो। बेशक चार्ज आ गया, लेकिन टोटल चार्ज जीरो क्यों है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं उतने ही प्रोटॉन इधर हैं। अभी तक यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं गया ना, रॉड के अंदर ही है। ठीक है। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि टोटल जो है वो चार्ज जीरो ही रहेगा, बस डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डिस्टर्ब हो गई थी। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में, ठीक है, एन इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर कौन सा होता है, जिसको इंसुलेट किया गया हो या ठीक है जिस पे चार्ज ट्रांसफर इतना इजी ना हो, डिवेलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट अदर एंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी कि किसी भी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में इंसुलेटर के एंड्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है। आप इसको इंडक्शन को बच्चों में आपको समझाने के लिए एक और लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, प्रोडक्शन। ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि प्रोडक्शन में नए चार्जेस पैदा होते हैं, इंडक्शन में नए नहीं होते, पहले वाले चार्जेस ही किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब होते हैं, या तो वो मूव करेंगे, ठीक है, या कुछ भी और हो सकता है। ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं कि एक ऐसी डिवाइस के बारे में पढ़ने जिसके ज़रिए हम चार्ज की प्रेजेंस को, चार्ज की नेचर को या इंसुलेटर या कंडक्टर को डिटेक्ट कर सकेंगे। हमें पता चल जाएगा कि चार्ज है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है, और कोई बॉडी जो है वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। ठीक है। इस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ऊपर बच्चों हमने जो अब तक पढ़ा है उसमें मोस्टली शॉर्ट ही है। अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि कोई डिफरेंट वेज बताएं जिसमें आप चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप दो एक्टिविटीज़ को इकट्ठा लिख सकते हैं। मोस्टली वो शॉर्ट और एमसीक्यूज ही हैं। अब हम ये जो इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ने जा रहे हैं ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। मैं आपको बच्चों यहाँ से पढ़ाता भी जाऊँगा थ्योरी और इधर से डायग्राम भी आपको समझाता जाऊँगा। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको गोल्ड लीफ क्यों कहते हैं। इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रास रॉड। ठीक है। ब्रास एक खास मटेरियल है, उसकी ये रॉड है, ये वाली सेंटर वाली। ठीक है। ब्रास रॉड विद द ब्रास डिस्क, ऊपर एक ब्रास की डिस्क लगी हुई है। ठीक है। एट द टॉप एंड टू थिन लीव्स ऑफ गोल्ड फॉइल हैंगिंग एट द बॉटम, और ये नीचे जो है गोल्ड सोने की जो एक लीव्स के बना दिया कि बारीक सी, जिस तरह आपने देखा होगा पत्ते की तरह बारीक है ये बिल्कुल। ठीक है। इसलिए इनको गोल्ड लीफ कहा गया है। फॉइल असल में कहते हैं बारीक लेयर को, हैंगिंग एट द बॉटम, इसी वजह से इन लीव्स की वजह से इनको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों आपको पता चल गया कि इसको हम गोल्ड लीफ क्यों कहते हैं। ओके। उसके बाद चार्ज द रॉड पासेस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रॉड इन प्लेस। ये देखें यहाँ पर एक इंसुलेटर मटेरियल है, कोई भी हो सकता है, प्लास्टिक या वुड ईटीसी, जिसमें से ये रॉड गुजर रही है। चार्जेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द डिस्क
to the leaf through the rod. A thin aluminum foil is attached on the lower portion of the inside of the jar. Usually, the aluminum foil is grounded by connecting a copper wire. यहाँ से कॉपर के ज़रिए हमने क्या किया हुआ है, इसको ग्राउंड किया हुआ है। अब एक्चुअली बच्चों मैं आपको बताता चलूँ ग्राउंड करने का क्या मतलब होता है। ग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि हम उसको अर्थ से कनेक्ट कर लेंगे। और ग्राउंड का एक मतलब इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि जो भी चार्ज दिया जाए वो ज़ाया हो सकता है या वेस्ट हो सकता है। मतलब हम एक्सेस ऑफ चार्ज को ग्राउंड करने से उसको वेस्ट कर सकते हैं, ज़मीन में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद दिस प्रोटेक्ट्स द लीव्स फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस। इससे एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, हमने तो सिर्फ यहाँ वाले चार्ज को जो है ना वो लीव्स पर असर करने देना है। लेकिन अगर इधर उधर से कोई चार्ज असर करने लगे तो उसको ये ग्राउंड जो है वो ज़ीरो करता है। ग्राउंड एक ऐसा सिंक है जिसमें बेशक आप पॉजिटिव चार्ज देंगे या नेगेटिव, वो वहाँ ज़ाया हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ एक सिंक ऑफ चार्जेस है। आप पॉजिटिव चार्ज दें तो भी अर्थ एब्जॉर्ब करेगी, नेगेटिव दें तो भी अर्थ एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, ओके। तो अब हमने ये चीज़ें देख ली हैं, कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब देख लिया। अब जब हेडिंग्स बनाएंगे तो पहले डेफिनेशन, फिर ये उसकी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग हो जाएगी। अब हम उसकी वर्किंग में आते हैं। वर्किंग में इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वर्किंग के। सबसे पहले हम डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी कि हमने फ़र्ज़ करें पता लगाना है कि किसी चीज़ पर चार्ज है या नहीं है, हम वो डिटेक्ट करने जा रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे? इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। पहले इस पर कोई भी चार्ज नहीं है और आप नोट कर रहे होंगे कि लीव्स भी क्या है, करीब है। हम इसके करीब लेकर आ गए उस बॉडी को जिस पर हमने चार्ज का पता लगाना है। अभी तक हमें इस पर पता नहीं है कि चार्ज है या नहीं है। इफ़ द बॉडी इज न्यूट्रल देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ द लीव्स। अगर इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो लीव्स अपनी जगह पर ही ठहरे रहेंगे। ठीक है, बट इफ़ द बॉडी इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज। डाइवर्ज होने का मतलब ये है, आपने डाइवर्जिंग लेंस की केस में पढ़ा होगा कि फैल जाना। ये देख से एक दूसरे से क्या हो गए हैं, दूर। फॉर एग्जाम्पल द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क। फर्ज करें ये नेगेटिव है तो इसने करीब वाली बॉडी पर अपना अपोजिट चार्ज पैदा करना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव से होता क्या, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे होंगे तो नेगेटिव किधर इकट्ठे हो जाएंगे, लीव्स पर। और फिर सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर। ठीक है, द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप रिपेल ईच अदर एंड डाइवर्ज बिकॉज ईच लीव गेट्स सिमिलर चार्ज। द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स विल डिपेंड अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज इन पर आएगा ये उतने एक दूसरे से दूर जाएंगे। कम चार्ज आएगा तो ये थोड़ा दूर जाएंगे, ज़्यादा चार्ज आएगा तो ये ज़्यादा दूर जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक्चुअली हम आगे पढ़ने कुछ और जा रहे हैं कि हम नेचर ऑफ चार्ज डिस्कस करने, लेकिन नेचर ऑफ चार्ज डिस्कस करने के लिए पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना ज़रूरी है। वैसे तो जिस तरह ऊपर ये हमने कर लिया है, यही वो टॉपिक है, हमने जिस तरह चार्ज करना होता है ये सारा प्रोसेस है, लेकिन हम उसको दोबारा डिटेल से डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज्ड by the process of electrostatic induction. In order to produce positive charge on electroscope, bring a negatively charged body near the disc of the electroscope. Positive charge will appear on the disc of the electroscope while negative charge will shift to the leaves. Now connect the disc of electroscope to the earth's aluminum foil by a connecting wire. Charge of the leaf will flow to the earth through the wire. Now if we first break the earth connection and then remove the rod, the electroscope will be left with positive charge. अब आपको बच्चों समझना है गौर से। सबसे पहले हमने क्या किया, रॉड को करीब लेके आए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। फिर हमने क्या करना है, हमने ये रॉड इधर ही रहने देनी है, पास ही। ये पास इसलिए रहने देनी है चेक ये वाले पॉजिटिव चार्जेस इसके साथ क्या रहे, अट्रैक्टेड। फिर हमने एक वायर लेकर, ये देखें, ये वायर के जरिए इस रॉड से कनेक्शन करना है। ये थोड़ी सी यहाँ पर डायग्राम में मिस्टेक है कि इन्होंने ब्रास डिस्क के साथ कनेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना बच्चों, आपने ये रॉड के साथ ही अटैच करना है यहाँ पर। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप इससे अटैच कर देंगे तो ये जो गोल्ड के लीव्स पर जो नेगेटिव चार्जेस आ चुके थे वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे, मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, और ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज इस अट्रैक्शन की वजह से बाकी रह जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस
कनेक्शन को ख़त्म कर देना, ये वाले अर्थ वाले को ख़त्म करने के बाद आप रॉड हटा भी लेंगे तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, आधे ऊपर रह जाएंगे और बाकी इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह ये क्या हो चुकी है, आप पॉजिटिवली चार्ज। मेन आपको दोबारा थीम बता देता हूँ। आपने एक रॉड के जरिए इसको चार्ज करना है, फिर नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड कर देना है, यानी कि अर्थ में वेस्ट कर देना है, और फिर कनेक्शन ख़त्म करेंगे और रॉड हटाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ टू चार्ज एन इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये आप अलग से आपके पास आ सकता है, या फिर इलेक्ट्रोस्कोप पूरे पर अगर नोट आ जाए तो फिर भी आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो भी इसी की ही थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी नेगेटिवली चार्ज विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब अगर जहाँ हम ऊपर ये लेके आते नेगेटिव लेके आते, अब अगर पॉजिटिव लेकर आए तो यहाँ पर कौन से चार्जेस इकट्ठे होंगे, नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। हम ग्राउंड किसको करेंगे, पॉजिटिव को, और नेगेटिव चार्जेस फिर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिवली नेगेटिवली अब आपको तरीका आ गया ना कि किस तरह हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली करना हो या नेगेटिव। एक और भी तरीका उसने बताया, इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ conduction. Touch a negatively charged rod with the disc of neutral electroscope. Negative charge from the rod will transfer to the electroscope and will cause its leaves to diverge. ये तो और भी सिंपल है बच्चों। आप कोई रॉड लेकर आए, उसको इसके साथ टोटल अटैच कर दें, बिल्कुल डिस्क के साथ। उस रॉड के अंदर कोई चार्ज होना चाहिए बस, बेशक पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको पता हो पहले कि ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव है। उनको लेकर आए, ठीक है, उस रॉड को आप अटैच करवा दें डिस्क के साथ। जैसे ही आप डिस्क के साथ अटैच करवाएंगे तो उसके अंदर, रॉड के अंदर जो भी चार्ज है वो डिस्क में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप वो रॉड हटा भी लेंगे तो चार्जेस रॉड डिस्क में ही रह जाएंगे, और इस तरह इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो चार्ज हो जाएगी। अब हम कुछ और डिफरेंट चीज़ें इसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। हमारे लास्ट जो टॉपिक्स हैं ये वाले, डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज की टाइप कैसे पता चलाएंगे हम। फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी, इलेक्ट्रोस्कोप इज फर्स्ट चार्ज इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पहले हमने जिस तरह भी चार्जिंग वाला तरीका देखा, इसको या तो आप पहले पॉजिटिव चार्ज कर लें या नेगेटिव। फर्ज करें हमने इसको पॉजिटिव चार्ज किया है, ठीक है, एज एक्सप्लेन बिलो। जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन बिलो, हमने ऊपर देखा भी है कि हमने किस तरह उसको पॉजिटिवली चार्ज किया। नाउ इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। आप उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आ जाएं। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है उस बॉडी पर कौन सा चार्ज है। जब उसके करीब लेके आएंगे, if the divergence of the leaves increases, the body carries the positive charge. On the other hand, if the divergence decreases, the body carries the negative charge. अब कैसे पता चला, फर्ज करें अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, उस पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ पर मौजूद सारे पॉजिटिव चार्जेस को नीचे पुश कर देना है और नेगेटिव को अपनी तरफ क्या कर लेना है, खींच लेना है। एक्चुअली हमने पहले इसको कौन सा चार्ज किया हुआ था, पॉजिटिव, लेकिन फिर भी चले मिनिमम हम कह लेते हैं कि 1-2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए होंगे, सारा चार्ज नीचे आ जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम कहेंगे बॉडी पर वही चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप पर है, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव है तो उस बॉडी पर भी पॉजिटिव है क्योंकि डाइवर्जेंस इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर इसका उल्ट हो जाए, मतलब अगर बॉडी पर अब नेगेटिव हो तो इसकी डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि सारा चार्ज ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आइडेंटिफाइंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, कि कोई चीज़ को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है तो उसको कैसे पता लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। टच द डिस्क ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद मटेरियल अंडर टेस्ट। जिस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं उसको बस आपने डिस्क से लगा देना है। इफ़ द लीव्स कोलैप्स फ्रॉम देयर डाइवर्ज पोजिशन, द बॉडी would be a good conductor. If there is no change in the divergence of the leaf, it will show that body under the test is an insulator. आपने सिंपली करना क्या है, जो चीज़ हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं उसको चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क पर लगा दें। अगर तो इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स में कोई फ़र्क आएगा तो मतलब है कि डिस्क में से कुछ चार्ज उस बॉडी में गया है और बॉडी कंडक्टर है। लेकिन अगर उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तो मतलब कोई चार्ज उस बॉडी में नहीं गया और बॉडी क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी जो है ना, ये हेडिंग्स ये शॉर्ट में अलग से भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रोस्कोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपको ये डायग्राम बनाने आने चाहिए, ये हेडिंग्स आनी चाहिए,
ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन इसकी पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहाँ से आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। और इसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को, स्फीयर्स वाले एक्टिविटी के जरिए, ये भी पता होनी चाहिए आपको। सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऊपर जो हमने पढ़ा चार्जेस प्रोड्यूस कैसे करते हैं, चार्जेस कितनी किस्म के होते हैं, ये भी पता होने चाहिए। तो बच्चों आज के हमारा जो टॉपिक था वो था चार्जेस और इलेक्ट्रोस्कोप। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। आपने बस अब एक काम करना है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इसमें जो आपके लिए होमवर्क है लर्निंग के लिए, तो सारा ही आपने एज इट इज़ लर्न करना है सारी चीज़ें। और बनाने के लिए आप डायग्राम्स जो हैं इलेक्ट्रोस्कोप की वो बनाएंगे, चार्ज फेयर वाली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये आपका रिटर्न वर्क है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।